कल्पना कीजिए एक मैराथन दौड़ हो रही है। सारे धावक शुरुआती रेखा पर एकदम तैयार खड़े हैं। रेस शुरू होने की गोली चलती है और सब भागते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें से एक धावक ऐसा है जिसके पैरों में मतलब सोचिए कि 10 किलो का लोहे का एक भारी वजन बांध दिया गया है। अरे बाप रे, 10 किलो? हाँ। अब जब वो धावक जाहिर है कि रेस में पीछे रह जाता है या गिर पड़ता है, तो वहां खड़ा हुआ पूरा समाज उसकी आलोचना करता है, उसकी गति को दोष देता है। बिल्कुल सही। कोई भी उस जंजीर और उस वजन की बात ही नहीं करता जो असल में उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी अदृश्य जंजीर के बारे में है। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी जंजीर है जिसे हम अक्सर बिल्कुल गलत नाम से पुकारते हैं। मतलब हम हमेशा जन्म को दोष देते हैं, जाति को दोष देते हैं, लेकिन उस संरचनात्मक वजन को जो असल में इंसान को पीछे खींच रहा है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और यही वो अहम मुद्दा है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत सामग्री है, कृपा शंकर जी द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख। इसका शीर्षक है दलित, एक पुनर्परिभाषा और सामाजिक न्याय की नई दिशा। बहुत ही सटीक शीर्षक है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो दलित शब्द की उस पारंपरिक जन्म आधारित समझ को पूरी तरह से तोड़ना है, जिसके हम सब ना एक तरह से आदी हो चुके हैं। हम इसे आर्थिक और सामाजिक न्याय के एक बिल्कुल नए और व्यावहारिक चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करता है कि हमारे समाज में भविष्य की नीतियां कैसे बननी चाहिए। देखिए, चूंकि ये विषय अक्सर हमारी सामाजिक और राजनीतिक बहसों के बिल्कुल केंद्र में रहता है, तो शुरुआत में ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए। हाँ, ना तो हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना विरोध। हमारा काम विशुद्ध रूप से लेखक यानी कृपा शंकर जी के लेख में प्रस्तुत की गई अवधारणाओं और उनके द्वारा सुझाई गई कार्य प्रणाली का एक निष्पक्ष विश्लेषण करना है। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि आखिर उनका ये मॉडल कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो उस वैचारिक स्पष्टता के साथ चलिए सीधे उसी शब्द पर आते हैं जिसने इस पूरे विमर्श को, इस पूरी बहस को जन्म दिया है, यानी दलित। आज अगर हम सड़क पर चलते किसी भी आम इंसान से इस शब्द का अर्थ पूछें, तो वो तुरंत मतलब बिना सोचे इसे एक विशेष जन्म आधारित पहचान या किसी खास जाति के समूह के रूप में ही परिभाषित करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, एक लेबल बन गया है ये। वही तो, ये एक ऐसा लेबल बन गया है जो इंसान की जनते ही उस पर हमेशा के लिए चिपक जाता है। लेकिन लेखक इस शब्द की उत्पत्ति को पूरी तरह से एक अलग दिशा में ले जाते हैं। वो तो इस परिभाषा को ही पलट कर रख देते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लेखक ने इस शब्द को उसके सामाजिक रूढ़िवाद से बाहर निकाला है। उन्होंने इसकी वास्तविक भाषाई और दार्शनिक जड़ों को खंगाला है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उन्होंने संस्कृत की दल धातु का संदर्भ दिया है। इस धातु का जो मूल अर्थ होता है वो है दबाया गया, कुचला गया या तोड़ा गया। तोड़ा गया। अब अगर हम इस अर्थ को समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो ये किसी जाति विशेष का वर्णन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। ये तो एक स्थिति का वर्णन कर रहा है। बिल्कुल। लेखक के अनुसार दलित वो है जो किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था, असमान संरचना या अवसरहीनता के भारी बोझ तले दबा हुआ है। तो अगर हम इसे वापस अपने उस मैराथन वाले उदाहरण से जोड़ें तो दलितता वो इंसान नहीं है जो दौड़ रहा है, बल्कि दलितता वो 10 किलो का वजन है जो उस बेचारे पर थोप दिया गया है। सटीक रूप से, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और ये वजन ना कई प्रकार का हो सकता है। लेख ये स्पष्ट करता है कि ये वंचना केवल आर्थिक नहीं होती। मतलब सिर्फ गरीबी नहीं, ये शैक्षिक वंचना हो सकती है जहां आपके पास स्कूल जाने का कोई साधन ही नहीं है। ये सांस्कृतिक वंचना हो सकती है जहां समाज आपको मुख्य धारा का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दे। या फिर ये एक मानसिक वंचना भी हो सकती है जो पीढ़ियों के उत्पीड़न से पैदा होती है। लेखक का सीधा सा तर्क है कि जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बावजूद इस व्यवस्था की खामियों के कारण हाशिए पर धकेल दिया गया है, वही समाज का वास्तविक दलित है, चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये महज एक भाषाई व्याख्या है तो इससे जमीन पर क्या बदलता है? मतलब
शब्दों के अर्थ बदल देने से समाज की जो हकीकत है वो तो नहीं बदल जाती ना? हाँ, सही सवाल है। तो लेखक इसे केवल एक ऐतिहासिक समस्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो इसे मानवता की पूर्णता से जोड़कर देखते हैं। लेख में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक तर्क दिया गया है। लेखक कहते हैं कि जब तक समाज का एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा हो, अगर वो अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है, तो वो संपूर्ण समाज ही अधूरा और बीमार है। मतलब ये केवल एक वर्ग की समस्या नहीं रही। बिल्कुल नहीं, ये पूरे सामाजिक शरीर का घाव है। अगर शरीर के एक छोटे से हिस्से में दर्द है, तो आप पूरे शरीर को कभी स्वस्थ तो नहीं कह सकते ना। सही बात है। इसलिए दलित शब्द को जाति से अलग करके वंचना से जोड़ना कोई भाषाई खेल नहीं है। ये उस समस्या की सही पहचान करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। हाँ। क्योंकि देखिए, अगर हम ये मान लें कि दलितता का असली मतलब वंचना या अवसरहीनता है, हाँ। तो फिर आधुनिक युग में जहाँ आरक्षण और तमाम सरकारी नीतियां पहले से लागू हैं, वहाँ इस पहचान के साथ क्या नई समस्या खड़ी हो गई है? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये एक स्थिति है, तो स्थिति तो समय के साथ बदल भी सकती है ना? और यही आज की व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसे लेखक ने बहुत बेबाकी से उजागर किया है। वर्तमान में हमने इस स्थिति को एक स्थायी पहचान या एक तरह की उपाधि में बदल दिया है। उपाधि? हाँ, लेख इशारा करता है कि आज हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है। जिनके पास सब कुछ है। बिल्कुल, जिनके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है। लेकिन वो केवल अपने जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी उस जाति के आधार पर स्वयं को दलित घोषित करके उन नीतियों का लगातार लाभ उठा रहे हैं जो असल में वंचितों के लिए बनाई गई थी। ये तो वही उस धावक वाली बात हो गई जिसके पैरों से वो 10 किलो का वजन सालों पहले ही हटा दिया गया है। हाँ। उसने अच्छी जूते भी पहन लिए हैं, उसने शानदार ट्रेनिंग भी ले ली है, लेकिन रेस शुरू होने से पहले वो कह रहा है कि अब मुझे आधी दूरी से दौड़ने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे दादाजी के पैरों में कभी वजन बंधा हुआ था। क्या बात है, बिल्कुल सटीक। ये तो उस न्याय की मूल भावना के ही खिलाफ लगता है जिसके लिए नीतियां बनी थीं। और लेखक बिल्कुल यही तर्क देते हैं। उनके अनुसार दलितता कोई स्थायी उपाधि नहीं है जिसे आप एक मेडल की तरह अपनी छाती पर जीवन भर लगाकर घूमें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वसीयत में देकर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक परिस्थिति जन्य अवस्था है, एक सिचुएशनल स्टेट। जब कोई व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो जाता है, जब वो उस दबे हुए हालात से बाहर निकल आता है, तो उसके लिए विशेषाधिकार बनाए रखना न्याय नहीं है। वो एक नया अन्याय है। बिल्कुल, वो एक नई तरह का अन्याय है। अन्याय इसलिए क्योंकि हमारे संसाधन तो सीमित हैं। अगर एक संपन्न व्यक्ति उस आरक्षण या लाभ की सीट पर बैठ जाता है, तो वो असल में उस सीट को किसी ऐसे व्यक्ति से छीन रहा है जो आज भी उस 10 किलो के वजन के साथ दौड़ने की जद्दोजहद कर रहा है। एकदम सही। और पता, लेखक इसे एक बहुत ही सटीक तकनीकी नाम देते हैं, कृत्रिम असमानता, यानी आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी। कृत्रिम असमानता? हाँ, देखिए, प्राकृतिक या ऐतिहासिक असमानता तो वो थी जहां किसी को जाति के कारण पीछे रखा गया, लेकिन कृत्रिम असमानता वो है जो आज की नीतियां खुद पैदा कर रही हैं। जहां व्यवस्था उन लोगों को विशेष लाभ दे रही है जिन्हें अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, और ऐसा करके वो वास्तविक वंचितों के अधिकारों पर बहुत बड़ा आघात कर रही है। ये ना एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति हमेशा नीचे ही रह जाता है, क्योंकि उसके हिस्से का जो लाभ है वो उसके ही वर्ग का एक संपन्न तबका सोख लेता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो वाकई एक बहुत ही गंभीर नीतिगत खामी है। लेकिन अगर मौजूदा व्यवस्था इतनी त्रुटिपूर्ण है और ये क्रीमी लेयर वास्तविक वंचितों तक लाभ नहीं पहुंचाने दे रही, तो लेखक इसका समाधान क्या बताते हैं? मतलब आलोचना करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्या उन्होंने कोई नया फ्रेमवर्क या कोई ढांचा भी प्रस्तावित किया है? बिल्कुल किया है, और समाधान का ये हिस्सा ना इस लेख का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण खंड है। लेखक 2 स्तरों पर अपनी बात रखते हैं। एक है दीर्घकालिक आदर्श समाधान और दूसरा है तात्कालिक व्यवहारिक समाधान। अच्छा, तो सबसे पहले वे प्राउड आदर्श का उल्लेख करते हैं, PROUT। प्राउड। देखिए, मैंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कई थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये प्राउड क्या है? इसके पीछे का विज्ञान या अर्थशास्त्र कैसे काम करता है? मैं समझाता हूँ। प्राउड का पूरा नाम है
प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ओके। ये एक ऐसा सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो संसाधनों के अधिकतम और प्रगतिशील उपयोग पर बल देता है। लेखक एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हैं जहां किसी भी प्रकार के आरक्षण की कभी आवश्यकता ही न पड़े। बिना आरक्षण के एक समान समाज, ये तो मुझे थोड़ा यूटोपिया मतलब एक आदर्श लोक जैसा लग रहा है। ये जमीन पर कैसे संभव है भला? देखिए, प्राउट का जो अर्थशास्त्र है वो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि स्थानीय कच्चे माल का उपयोग स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन के लिए किया जाए। जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े। बिल्कुल, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के असीमित अवसर वहीं पैदा हों। लेख में यह दावा किया गया है कि यदि प्राउट के इस आर्थिक मॉडल को ठीक से लागू किया जाए तो एक ऐसा समाज बनेगा जहां लोगों को काम नहीं खोजना पड़ेगा। तो क्या होगा? बल्कि काम लोगों को खोजेगा। अरे वाह! मतलब अर्थव्यवस्था में रोजगार की इतनी मांग होगी, इतना वैक्यूम होगा कि हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाएंगी और हर किसी की क्रय क्षमता सुनिश्चित होगी। अगर मैं इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से सोचूं तो ये पूरी तरह से एक डिमांड संचालित या डिमांड ड्रिवन पूर्ण रोजगार का मॉडल है। बिल्कुल। जब सबके पास काम होगा, अवसर होंगे, तो जाहिर है किसी को विशेष आरक्षण की बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। लेकिन देखिए, हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि रातों रात ऐसी आदर्श व्यवस्था तो स्थापित नहीं की जा सकती। हाँ, वो तो है। तो जब तक हम उस प्राउट आदर्श तक नहीं पहुंचते, तब तक आज के उस व्यक्ति का क्या होगा जो अभी इसी वक्त वंचना का शिकार है? क्या लेखक के पास कोई तात्कालिक समाधान है, कोई स्टॉप गैप मेजर? जी हाँ, लेखक इस बात को भली भांति समझते हैं। वो जानते हैं कि जब तक वह आदर्श स्थिति नहीं आती, तब तक इन साधारण लोगों की दुर्दशा को मिटाने के लिए हमें एक अंतरिम प्रणाली की सख्त जरूरत है। इसे उन्होंने नाम दिया है अग्राधिकार व्यवस्था यानी प्रायोरिटी सिस्टम। ये जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है ना, उसका एक पूरी तरह से नया और डेटा संचालित विकल्प है। ये अग्राधिकार व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? क्या ये भी जन्म पर आधारित है? बिल्कुल नहीं, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। ये एक 4 स्तरीय फॉर्मूला है जो पूरी तरह से व्यक्ति की वर्तमान आर्थिक स्थिति और उसके परिवार के ऐतिहासिक अवसरों पर आधारित है। अच्छा, 4 स्तर, वो कैसे? देखिए, इसमें जो पहली प्राथमिकता है टियर 1, वो उन लोगों को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं और साथ ही एक पिछड़े परिवार से आते हैं। ठीक है। दूसरी प्राथमिकता यानी टियर 2, उन्हें मिलेगी जो गरीब तो हैं लेकिन उनका परिवार पिछड़ा नहीं है। समझ रही हूँ। फिर तीसरी प्राथमिकता टियर 3 उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से गरीब नहीं है लेकिन उनका परिवार पिछड़ा है। और अंत में चौथी प्राथमिकता टियर 4 उन्हें मिलेगी जो ना तो गरीब हैं और ना ही पिछड़े परिवार से आते हैं। मुझे ये फॉर्मूला ना किसी बड़े अस्पताल के इमरजेंसी रूम के ट्रायाज सिस्टम जैसा लग रहा है। ट्रायाज? हाँ, वो कैसे? मतलब जब किसी इमरजेंसी रूम में एक साथ कई घायल लोग आते हैं तो वहां खड़ा डॉक्टर ये नहीं पूछता कि भाई आपका धर्म क्या है या आपकी जाति क्या है। बिल्कुल नहीं पूछता। वो सीधे ये देखता है कि किसका खून सबसे ज्यादा बह रहा है, किसकी जान सबसे ज्यादा खतरे में है। जिस मरीज की हालत सबसे गंभीर होती है उसे सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। क्या सटीक तुलना की है आपने, है ना? यहाँ भी समाज के संसाधनों को उसी ट्रियाज की तरह ही बांटा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा वंचित है उसे अवसर का पहला हक मिलेगा। बिल्कुल, ये तुलना इस व्यवस्था को समझने के लिए एकदम सटीक है। और पता है, इसमें जो सबसे अहम पेच है वो पिछड़े परिवार की परिभाषा में छिपा है। अच्छा। यहाँ लेखक ने पिछड़ेपन को किसी जातिगत समूह से नहीं जोड़ा है। उनके अनुसार पिछड़ा परिवार वो है जिसके परिवार में अतीत में किसी को भी शिक्षा या सम्मानजनक नौकरी का अवसर ही नहीं मिला है। तो अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, मान लीजिए 2 अलग अलग परिवार हैं, दोनों आज की तारीख में समान रूप से गरीब हैं, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लेकिन पहले परिवार के जो दादाजी थे वो एक शिक्षक थे, तो उनके घर में आज पैसों की कमी तो हो सकती है, लेकिन उनके पास एक अदृश्य सामाजिक पूंजी है जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल। उन्हें शिक्षा का महत्व पता है, घर में किताबें पढ़ने का माहौल है और शायद उनके कुछ अच्छे संपर्क भी हैं। सही कहा। दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जहां आज तक किसी ने स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा। पीढ़ियों से वे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम कर रहे हैं।
आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। अब देखिए, जब आप इन दोनों गरीब परिवारों की तुलना करती हैं, तो वो जो दूसरा परिवार है जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही वो ऐतिहासिक सामाजिक पूंजी, वो पहले परिवार के मुकाबले कहीं अधिक वंचित है। बिल्कुल। इसीलिए इस 4 स्तरीय फॉर्मूले में जो गरीब है और जिसका परिवार ऐतिहासिक रूप से अशिक्षित या बेरोजगार रहा है, उसे पहली प्राथमिकता मिलती है, और जो गरीब है लेकिन जिसका परिवार पहले शिक्षित रह चुका है, उसे दूसरी प्राथमिकता मिलती है। यह व्यवस्था उस अदृश्य विशेषाधिकार को गणितीय रूप से मापती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही शानदार और तार्किक ढांचा है। लेकिन एक मिनट, नीतियां बनाना और कागज पर फॉर्मूले लिखना एक बात है, लेकिन भारत जैसे इतने विशाल और जटिल समाज में इसे जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ही। मतलब हम ये डेटा लाएंगे कहाँ से कि कौन गरीब है और किसके दादाजी पढ़े लिखे थे? ये तो एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर जैसा लगता है मुझे। लेखक ने इसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक नीतिगत सुझाव दिए हैं। उनका पहला सुझाव है देश में हर 5 वर्ष में एक राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाना, एक सोशल इक्विटी सेंसस। हर 5 साल में एक पूरा राष्ट्रीय सेंसस? हाँ। ये काम कैसे करेगा? इसमें किन पैमानों को मापा जाएगा? देखिए, इस सर्वेक्षण में केवल लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक और सामाजिक सेहत का पूरा डेटा लिया जाएगा। अच्छा। इसमें परिवार की आय, शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, उनके पास कृषि योग्य भूमि कितनी है और उनके आवास की स्थिति क्या है, इन सभी बुनियादी मानकों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और इसी रियल टाइम डेटा के आधार पर वो 4 स्तरीय अग्राधिकार तय होगा। मतलब ये कोई ऐसी नीति नहीं होगी जो 1930 या 1950 के किसी पुराने डेटा पे चल रही हो? बिल्कुल नहीं। ये एक जीवित, एक डायनामिक सिस्टम होगा जो हर 5 साल में समाज की वास्तविक स्थिति के अनुसार खुद को अपडेट करेगा। जी हाँ। तो जो परिवार इस 5 साल में सशक्त हो गया, वो अगली बार सूची में नीचे आ जाएगा, और जो बेचारा पीछे रह गया वो ऊपर चला जाएगा। एकदम सही। और इसी के साथ ना लेखक का दूसरा सबसे बड़ा सुझाव जुड़ता है, जिसे वे संपन्नता सीमा या वेल्थ कैप कहते हैं। वेल्थ कैप। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे ही कोई परिवार एक निश्चित आय या संपत्ति के स्तर को पार कर लेता है, वो स्वतः ऑटोमेटिकली आरक्षण या अग्राधिकार की सूची से बाहर हो जाएगा। यहाँ ये एक ऐसा बिंदु है जहां मुझे लगता है कि समाज में सबसे ज्यादा टकराव होगा। टकराव? हाँ। देखिए, जो लोग सदियों से किसी विशेष जाति के आधार पर लाभ लेते आ रहे हैं, अगर वे आज अमीर हो गए हैं, तो वे अपनी इस स्थायी उपाधि को इतनी आसानी से क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल, टकराव तो होगा ही, क्योंकि कोई भी अपना विशेषाधिकार छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन लेखक का स्पष्ट तर्क ये है कि अगर हमें वास्तव में न्याय चाहिए, तो ये वेल्थ कैप बिना किसी भेदभाव के सभी पर लागू होना चाहिए। उन्होंने अपने लेख में इसका एक बहुत ही निर्भीक और विशिष्ट उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? वे कहते हैं कि तथाकथित नीच जाति का कोई मोची यदि आज अपना व्यवसाय बढ़ाकर धनी हो गया है, संपन्न हो गया है, तो उसे अब आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि तथाकथित ऊंची जाति का कोई मैथिली ब्राह्मण आज झोपड़ी में रह रहा है, गरीब है और अवसर से पूरी तरह वंचित है, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे आरक्षण और अग्राधिकार की पूरी सुविधा दे। बिल्कुल सही बात है। ये नीति सीधे इंसान के दर्द और उसकी वर्तमान पीड़ा को संबोधित करती है, उसके अतीत के ठप्पे को नहीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ किसी को नौकरी या कॉलेज में सीट दिलाने की कोई साधारण योजना नहीं है। ये समाज के पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे को ही बढ़ाने का प्रयास है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब नीतियां जातियों के आधार पर बनती हैं, तो अक्सर समाज में एक स्थायी कड़वाहट और विभाजन पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे को दुश्मन मानने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी यहाँ पर। लेखक ने लेख में बिहार के समाज का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया है। उन्होंने वहां की जातियों के बीच लगातार चलने वाले वर्चस्व के संघर्ष को गोष्ठी द्वंद्व कहा है। गोष्ठी द्वंद्व? हाँ, एक समूह दूसरे समूह से लड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतियां उन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना देती हैं। लेखक का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर इस 4 स्तरीय अग्राधिकार व्यवस्था को लागू किया जाए, तो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जो उन्नत और अनुन्नत लोगों के बीच संघर्ष चल रहा है, प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब लड़ाई इस बात की नहीं होगी कि कौन किस जाति से है
तब नीति का पूरा केंद्र किसी के वंश परंपरा से हटकर सीधे उसकी वंचितता पर आ जाएगा। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ भी होगा। समाज के पिछड़े वर्गों के मन से जो एक हीन भावना होती है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा पहले दूर हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, जब एक गरीब छात्र किसी अच्छे संस्थान में पहुंचेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो किसी कोटे या अपनी जाति के कारण यहाँ है। सब जानेंगे कि वो अपनी कठिन आर्थिक परिस्थितियों को पार करके अपनी मेहनत और व्यवस्था के समर्थन से वहां पहुंचा है। उसे पूरा सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, यह सम्मान और सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा साधन है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम कृपाशंकर जी के इस पूरे लेख को, उनके इन मजबूत तर्कों को और इस अग्राधिकार व्यवस्था को एक जगह समेटें, तो ये हमें आखिर क्या सिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में नए विशेषाधिकार या कोई नया अभिजात्य वर्ग पैदा करना नहीं है। बिल्कुल सही। इस लेख का सार यही है कि दलितता का प्रश्न केवल एक प्रशासनिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसे बस कागजों पर सुलझा लिया जाए। ये एक बहुत ही गहन नैतिक प्रश्न है। सही कहा। इसका सच्चा और स्थायी समाधान समाज के किसी एक वर्ग को हमेशा के लिए एक स्थायी पहचान देकर लाभ पहुंचाने में बिल्कुल नहीं है। इसका असली समाधान उस व्यक्ति के सशक्तिकरण में है जो आज इसी वक्त वास्तव में वंचित है। ये लेख हमारे उस चश्मे को पूरी तरह से तोड़ देता है जिससे हम आज तक न्याय को देखते आए हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का अर्थ केवल सदियों पुरानी ऐतिहासिक गलतियों का बदला लेना या उन्हें बस संतुलित करना भर नहीं है। बिल्कुल। बल्कि न्याय का असली अर्थ आज की वर्तमान पीड़ा, जो गरीबी, अवसरहीनता और संसाधनों की कमी के रूप में हमारे ठीक सामने खड़ी है, उसे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बिना किसी पूर्वाग्रह के संबोधित करना है। और जब तक हमारा समाज ये स्वीकार करने का साहस नहीं जुटाएगा कि दलितता केवल एक अस्थायी अवस्था है, कोई माथे पर गुदा हुआ स्थायी ठप्पा नहीं, तब तक समाज में वो समरसता और वास्तविक समानता कभी नहीं आ सकती जिसकी हम सब कामना करते हैं। एकदम सही। ये चर्चा हमें वापस उसी मैराथन की याद दिलाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर हम हर धावक को उसके पैरों में बंधे वजन के आधार पर नहीं, बल्कि उसके माथे पर लगी किसी पुराने लेबल के आधार पर जज करेंगे, तो हम कभी उस इंसान के असली दर्द को नहीं देख पाएंगे। सही बात है। असली न्याय तब होगा जब व्यवस्था हर उस इंसान के पैरों से वो लोहे की जंजीर काटेगी जो उसे दौड़ने से रोक रही है, चाहे वो इंसान किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। बिल्कुल। खैर, अब इससे पहले कि आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम दें, इस स्रोत सामग्री और प्राउड के आदर्श से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है जो श्रोताओं के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा अगर, जैसा कि लेखक तर्क देते हैं, दलितता वास्तव में केवल एक परिस्थिति जन्य और अस्थायी अवस्था है, और अगर हम आने वाले भविष्य में उस प्राउड आदर्श को सचमुच हासिल कर लेते हैं, एक ऐसा समाज बना लेते हैं जहां हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, जहां काम इंसान को खोजे और कोई भी अवसर से वंचित ना रहे, तो क्या उस सुनहरे भविष्य में दलित शब्द मानव शब्दकोश से पूरी तरह से मिट जाएगा? क्या ये शब्द और इसके साथ जुड़ी सदियों की पीड़ा केवल इतिहास की किताबों का एक पन्ना बनकर रह जाएगी जिसका जिक्र सिर्फ बीते हुए कल की किसी बुरी याद के तौर पर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।